हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम अब लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एसिड किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, और ये लवण क्या होता है, जो भी बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है। अब ये आपने देखा ही होगा कि जब हम भोजन करते हैं, जो भी खाना होता है, वो खट्टा या फिर स्वाद में कड़वा क्यों हो जाता है? जो हमारा खाना होता है वो भोजन ये खट्टा या कड़वा स्वाद में क्यों हो जाता है? ये अम्ल या फिर क्षारक की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे हमने देखा होगा लेमन जूस जानते हैं ना, नींबू पानी बोलते हैं उसको। नींबू पानी क्या होता है? ये एसिडिक होता है। ठीक है। और सिरका, जो अचार अचार एक टाइप होता है सिरका, ये भी क्या होता है? एसिडिक। ठीक है। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा, जिसको घर में मीठा सोडा बोलते हैं, जो जलेबी या फिर भटूरे या फिर दही बड़ा, इसमें यूज होता है मीठा सोडा। ठीक है। तो ये मीठा सोडा का जो यूज होता है, इसका जो सोडियम, इसको केमिस्ट्री में सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। ठीक है। ये क्या होता है? ये बेसिक होता है। एसिड और बेसिक क्या होता है आगे हम देखेंगे, लेकिन इसका भी नेचर जानते हैं। जो हम नॉर्मल जो चीजें यूज करते हैं, जैसे कि नींबू पानी, सिरका या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है। ये एसिड और बेस होते हैं। अगर अभी इन तीन एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक जो होता है, बेस होता है जो, ये स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है। और अम्ल और क्षार को अगर एक दूसरे से मिला दें तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अब इसका बहुत सारे उपयोग भी होते हैं दैनिक जीवन में, जैसे हमारे दिनचर्या, रोज की दिनचर्या में। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पे आप उदाहरण के तौर पे ये देखना कि बिच्छू जब डंक मारता है, या फिर स्नेक बाइट मतलब जब सांप काटता है, तो उसमें क्या होता है, जो उनके अंदर जो विष होता है ना, विष बोलते हैं, वो एक्चुअली एसिड होता है। ठीक है। अब उसको करते क्या है, अब एसिड को बेस मिलाने से अगर हम क्षार मिलाएं तो उसको प्रभाव को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें अब हमारे पास अवेलेबल क्या होता है? सबसे अवेलेबल चूना होता है। पान की दुकान पे आपको मिल जाएगा। ये चूना आप तुरंत लगा लीजिए अगर वहां पे, तो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इससे जो इफेक्ट होता है विष का, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं। अब अ, आगे देखते हैं कि लिटमस। अब आपने देखा होगा एक कागज का टुकड़ा होता है, अगर आप लैब में गए होंगे कहीं, एक पेपर होता है, लिटमस पेपर बोलते हैं उसको। ये लिटमस पेपर जो नीले कलर का एक पेपर होता है, या फिर एक लाल कलर का पेपर होता है, इसमें क्या करते हैं, नीले और लाल कलर का जो पेपर होता है, इसमें हम टेस्ट करते हैं कि भाई क्या चीजें एसिडिक हैं। जैसे अगर नींबू पानी है तो मैं कह दिया आपको एसिडिक, आप मान लिए। लेकिन अगर इसको टेस्ट करना हो कि एसिडिक है या बेस है, तो क्या करेंगे हम? लिटमस पेपर का यूज करते हैं टेस्ट करने में। ठीक है। अब इन लिटमस पेपर या जो भी ऐसी चीजें हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम सूचक बोलते हैं। सूचक, आप सोच रहे होंगे सूचक क्या होता है? सूचक का अंग्रेजी होता है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर तो आपने पहले से सुन रखा है, कहाँ सुन रखा है? बाइक बाइक में इंडिकेटर यूज करते हैं ना। तो बाइक में जो इंडिकेटर यूज होता है, उसका यूज क्या होता है इंडिकेटर का? भाई आप बाइक चला रहे हैं, आपने जब आपको लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेना होता है, दाएं या बाएं मुड़ना होता है, तो आप क्या करते हैं? इंडिकेटर चला देते हैं, जिससे कि पीछे वालों को पता चल जाता है, पीछे वालों को सूचना चली जाती है कि आप टर्न करने वाले हैं, तो वो सावधान हो जाते हैं। तो सूचक का यही काम, जो केमिस्ट्री में सूचक का यही काम है इंडिकेटर का, कि वो इंडिकेट कर दे कि जो विलेन है, आपका सोल्यूशन है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है। तो वो अम्लीय है या क्षारीय है। सूचक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक प्राकृतिक सूचक और एक होता है संश्लेषित, या इसको सिंथेटिक अंग्रेजी में बोलते हैं। संश्लेषित जो आदमी मतलब हम बनाते हैं, प्राकृतिक में तो नेचुरल तरीके से जो मिलता है। प्राकृतिक में लिटमस होता है, हल्दी होता है। यहाँ पे और बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जेरोनियम और ये फूल की पंखुड़ियां, बस ये दो राय याद रख लीजिए कि प्राकृतिक में एक लिटमस होता है, ये हल्दी होती है। ठीक है। ऐसे ही संश्लेषित होता है, जो मानव निर्मित होता है, लैब में बनाते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन, ये दो होते हैं। इसका नाम याद कर लीजिए, मिथाइल ऑरेंज या फिनाप्थलीन। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं।
तो अगर हमारा विलेन जो है वो क्षारीय है और इसको हम अगर लिटमस पेपर पे डालें, तो ये लाल रंग के अगर लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो क्षार को टेस्ट करने के लिए हम किस पेपर का यूज करते हैं? लाल लिटमस पेपर का यूज करते हैं और इसका कलर चेंज होके नीला हो जाता है। ऐसे ही अम्ल के लिए हम क्या करते हैं? अम्ल के लिए हम नीला लिटमस पेपर यूज करते हैं जिसका कलर चेंज होके लाल हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। अब हल्दी भी यूज होता है, मैंने आपको बताया ना। तो हल्दी में क्या होता है, अब ये आपने घर पे देखा होगा कि अगर सफेद कलर का कपड़ा है, आपने पहन रखा है शर्ट, और इस पे सब्जी का दाग लग गया, सब्जी गिर गई, तो अब सब्जी तो अब इस पे सब्जी पे, ठीक है, साबुन यूज करिए आप कपड़ा साफ करते समय। ये आप घर पे भी कर सकते हैं। सब्जी में कोई कपड़े में कोई सब्जी लग जाए, ठीक है, सफेद कलर का कपड़ा हो, उस पर सब्जी गिर जाए, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं घर पे। इसको साबुन जो कि क्षारीय होता है, इसको हम रगड़ते हैं तो इसका कलर चेंज होके भूरा लाल हो जाता है। ठीक है, ब्राउन रेड इसका कलर हो जाता है। लेकिन अब जब पानी से उसको फिर से वापस से धुलते हैं, फिर से पीला कलर का हो जाता है और उसका रंग नहीं चला जाता। तो ये जो चेंज होता है ना, पीला से भूरा लाल या फिर पीला, ये उसके अम्ल और क्षार की गुणवत्ता में चेंज होने पर है। मतलब अम्ल से क्षार और क्षार से अम्ल, ये चेंज होता है। इसको मैंने आपको बताया मिथाइल ऑरेंज और नाफ्थलीन यूज करते हैं अम्ल और क्षार को देखने के लिए। अब लिटमस, मैंने आपको बताया लिटमस होता क्या है। लिटमस जो विलेन होता है, सॉल्यूशन, ये बैंगनी रंग का होता है। रंजक, डाई डाई पता है ना आपको, जो बालों में लगाते हैं काले कलर की डाई, ऐसे ही बैंगनी कलर की डाई होती है लिटमस। ठीक है, ये एक पौधे से मिलता है, उसका नाम है लाइकेन। ये इसको लीचेन भी बोलते हैं, लाइकेन या लीचेन। इस पौधे से, इस पौधे का जो ग्रुप है, समूह है, उसको बोलते हैं थैलाफाइटा। ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो याद रखने की जरूरत है, कि आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिटमस किस पौधे से मिलता है। पौधे का नाम है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन। इससे अब लिटमस का विलेन अगर ऐसे देखें तो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। और जब ये ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, मतलब न्यूट्रल उसको बोलते हैं। ठीक है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के केस में इसका जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। न्यूट्रल में बैगनी कलर का होता है। ठीक है, ये इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मैंने एक दे रखा है पीएच को नापने का। जैसे दूध को नापने के लिए लीटर का यूज करते हैं, ठीक है, गेहूं चावल ये सब नापने के लिए क्या करते हैं, इसके मेजरमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं किलो। ठीक है, ऐसे ही अम्ल और क्षार को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पीएच स्केल यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्केल होती है 1 से लेके 14 तक। 14 और 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। पीएच अगर 7 हो इसका मतलब न्यूट्रल। 7 पीएच किसका होता है? शुद्ध जल का, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इसको बोलते हैं, आश्रित जल। इसमें से खनिज, दूषित पदार्थ ये सब निकाल देते हैं तो ये शुद्ध जल बन जाता है। इसकी पीएच कितनी होती है? 7। अब जैसे मैं आपको एक इसमें जो नहीं लिखा हुआ है वो बताता हूँ, रक्त। ठीक है, इसको बोलते हैं खून या फिर बोलते हैं ब्लड। ब्लड का पीएच होता है 7.4। ठीक है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो इस इधर क्या होता है? बेस क्षारीय होता है। अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक अम्लीय होता है। रक्त का पीएच, ब्लड का पीएच जो है 7.4 है। इसका मतलब क्या होगा? रक्त क्या होगा? क्षारीय हो गया, हल्का, हल्का क्षारीय। 7.4 है ना, तो 7 से बस थोड़ा सा ज्यादा है तो इसलिए हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, ऐसे ही अब देखते हैं अम्ल और क्षार की गुणधर्म। गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, इनकी कोई प्रॉपर्टीज होंगी ना। जैसे जैसे हर चीज की प्रॉपर्टीज होती हैं कि, मतलब अगर मैं आपको ग्रेन्स की बात करूं तो ग्रेन में गेहूं की अलग प्रॉपर्टी है, राइस की अलग प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अम्ल और क्षार की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अम्ल की क्या प्रॉपर्टीज है? अगर अम्ल को पानी में डाला जाता है तो H+ आयन देता है। अम्ल को पानी में डाला जाता है तो H+ आयन देता है। क्षार को पानी में डाला जाता है तो OH- आयन देता है। ये आपको याद रखना है, इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है, अम्ल को अगर पानी में डालते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, इसको एक्वस, पानी में डालते हैं, एक्वस मतलब पानी। ठीक है, पानी में डालते हैं तो अब यहाँ पे बहुत सारे आपको एक प्रयोग दे रखा है, इसमें बहुत सारे आपको एसिड दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड या CH3COH, एसिटिक एसिड, या फिर सोडियम। अब यहाँ पे बहुत सारे बेस भी दे रखे हैं। OH जिसमें हो, OH का मतलब ही है बेस। OH अगर KOH, NH4OH, MgOH2, ठीक है, इनका नाम बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और
मैंने आपको लिटमस का बता दिया टेस्ट, नीला से लाल, लाल से नीला, ठीक है। ऐसे ही फिनाप्थलीन जो होता है और मिथाइल ऑरेंज होता है, इन दोनों को भी हम टेस्ट में यूज करते हैं अम्ल क्षार में। अम्ल के केस में, ठीक है, अम्ल या इसको एसिड बोलते हैं, एसिड के केस में कलरलेस ही रहता है विलेन, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। फिनाप्थलीन, अगर देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं लैब में, मैंने कर रखा है, मुझे पता है, आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी हमें नहीं बताइए सॉल्यूशन क्या है, किस मतलब एसिड है या बेस है, हमें नहीं पता। इसमें क्या करते हैं, फिनाप्थलीन की 2-4 बूंदे मिलाते हैं, फिनाप्थलीन की 2-4 बूंदे इसमें मिलाते हैं। विलेन का अगर रंग, अगर विलेन का रंग चेंज होके कलरलेस हो जाए, कलरलेस हो जाए, कलरलेस हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये विलेन जो था वो विलेन क्या था, एसिडिक था। अगर पिंक कलर का हो जाए, ठीक है, पिंक कलर का होते ही क्या पता चलेगा हमें कि विलेन जो था वो बेसिक था, याद रहेगा। शार्क के केस में पिंक कलर का, ठीक है, अम्ल के केस में अगर क्या होगा, कलरलेस हो गया, ठीक है। ऐसे मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होगा, ये तो हो गया फिनाप्थलीन का, मैंने बता दिया। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, अम्ल के केस में ये रेड कलर का चेंज हो जाता है और क्षार के केस में येलो कलर का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, ये सब जो सूचक है, सूचक का प्रयोग करके हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि अम्ल है या क्षार है। ये तो हो गया कलर से, आपने कलर से बता दिया, ठीक है, रंग देख के बता दिया। लेकिन दो तरीके होते हैं, एक रंग होता है एक तरीका, ठीक है, एक तरीका होता है रंग पता करने का, दूसरा तरीका होता है गंध, उसकी स्मेल से पता लगा सकते हैं। स्मेल से कैसे पता लगाएंगे, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षार में मिलाने से उनकी गंध बदल जाती है, इनको बोलते हैं गंधक, गंधीय सूचक, या फिर ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक। अब इसको मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिसको आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है, इसको करके देखना। एक प्याज लीजिए, ठीक है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। एक कपड़ा लीजिए, साफ कपड़ा, इसको बांध दीजिए इसमें, ठीक है। इसके बाद कपड़े में प्याज बांध दिए। अब क्या कर सकते हैं, इसी प्लास्टिक की थैली लीजिए और इस पे बांध दीजिए, इसको बहुत ही टाइट, ठीक है, कसकर बांध दीजिए। और इसको रात भर के लिए फ्रिज में रख दीजिए पूरे सिस्टम को। सुबह में क्या होगा, आपको पता है प्याज है तो ये स्मेल करने लगेगा, ठीक है। लेकिन अब ये स्मेल अगर इस कपड़े को अगर एक बेसिक सॉल्यूशन में, क्षार में डालते हैं, तो ये स्मेल गायब हो जाती है, ठीक है। तो किया क्या हमने, फिर से बता देता हूँ। एक प्याज लिए, ठीक है, मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको, एक बार मिटा के देख लेते हैं। एक प्याज लिए, इसको छोटे छोटे टुकड़े किए बहुत सारे। एक कपड़ा लिया साफ, इसको कपड़े में बांध दिया और इस पूरे सिस्टम को एक पॉलीथीन में बांध दिया, ठीक है, पॉलीथीन में कस के बांध दिया। और ये पूरे चीज को उठा के फ्रिज में रख दिया रात भर के लिए। सुबह उठे हम, सुबह पर कोई काम होता नहीं है, सबसे पहले यही काम कर लिया हमने, उठे हम और क्या किया, हमने कपड़े को लिया और ये सोल्यूशन में डाल दिया, तो सोल्यूशन में कपड़े से स्मेल गायब हो गई डालने के बाद। तो इसका मतलब क्या है, वो क्षारीय है। अगर स्मेल गायब नहीं हुई, इसका मतलब अम्लीय है। तो इससे पता चल जाता है। तो ये सूचक की तरह काम करता है। ऐसे ही एक वनीला, शायद वनीला आइसक्रीम आपने खाया हो, नहीं खाया होगा तो खा के देखना कभी। वनीला एक वनीला आइसक्रीम भी आती है। वनीला में क्या होता है कि सेम चीज होता है, अगर वनीला स्मेल खत्म हो जाता है तो इसका मतलब बेसिक है, और खत्म नहीं होता इसका मतलब एसिडिक। ऐसे ही क्लोव ऑयल, ये इसको लौंग का तेल बोलते हैं, लौंग का तेल, ठीक है, इसमें भी यही चीजें होती है। लौंग का तेल में भी यही चीजें होती हैं, सूचक की तरह ही काम करता है। क्वेश्चन पूछा था कि किसको, मतलब वनीला, प्याज, लौंग, इसमें से किसको यूज किया जा सकता है इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी के रूप में, गंधीय सूचक के रूप में। तो सभी को किया जा सकता है, आंसर क्या है, सभी को किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल एवं क्षारक के धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेटअप दे रखा है, ये सेटअप हम पहले भी देख चुके हैं ना, चैप्टर 1 में देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, इसका आधा पार्ट देख चुके हैं। इसमें जिंक का टुकड़ा लेते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। पहले वहां पे हमने जो मिलाया था वो HCl मिलाया था, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था। वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक मिलाया था ना, एक बार देख लेना पुरानी वीडियो में, ठीक है। और ये है जिंक, जिंक का टुकड़ा। और इसमें क्या करते हैं, जब आप, हमने देखा था एक रिएक्शन देखा था, आपको शायद याद ही नहीं होगा
है ना, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जिंक प्लस H2SO4, इससे बनेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो ये जो मेन होता है, मैंने आपको बताया था, याद ये रखना है, जब भी कभी किसी धातु की किसी एसिड के साथ रिएक्शन हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसी भी धातु की एसिड के साथ रिएक्शन हो तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे, इसको हमने नली में पास करा दिया। नली में पास करने से हमने यहाँ पे साबुन का घोल पहले से बना रखा था, इस घोल में हमने पास कराया गैस को। अब साबुन में अगर फूंक मारोगे तो वैसे ही बुलबुले निकलेंगे, लेकिन अब क्या होगा इस केस में, बुलबुलों के अंदर जो गैस भरी होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। पता कैसे करेंगे हाइड्रोजन गैस है? पता करने के लिए मोमबत्ती आप जलाइए। मोमबत्ती जला के जब इसके संपर्क में ले जाएंगे ना, बुलबुले में हाइड्रोजन गैस है तो ये फट फट की आवाज आने लगेगी। ठीक है, ये पटाखों की तरह दगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको छात्र को स्वयं नहीं करना है, छात्र स्वयं ना करें, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, आग लग सकती है। तो इसको आप किसी टीचर के माध्यम से ही करेंगे प्रयोग। अगर आप में लैब में करते हैं तो ये लैब में पॉसिबल है करना। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं भाई? हर बात पे एक्सपेरिमेंट क्यों करने लगते हैं हम बैठ के साइंस में? ये इसलिए करते हैं क्योंकि गैस हमें दिखती नहीं है। ठीक है, गैस हमें दिखती तो है नहीं। अब हम हमें क्या पता कि ऑक्सीजन निकली, हाइड्रोजन निकली, या फिर क्या निकला, गैस निकली भी कि नहीं निकली। तो फिर इसको पता कैसे करें, इसकी उपस्थिति कैसे पता करें? पता करने के लिए ये तरीका है। जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस निकली, ऐसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड के हम चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन को चेक कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन क्या होगा, मोमबत्ती जला के ले जाओगे तो ऑक्सीजन तो जलने में और सपोर्ट करता है, मोमबत्ती और तेज जलेगी। हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, फटफट की आवाज आएगी जलने में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके केस में क्या होगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन मैंने बताया था ना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नहीं बताया तो आगे चल के है इसमें। ठीक है सॉरी, आगे देखते हैं। धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करते हैं। अब मैंने आपको बताया, जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो उसमें अम्ल जो होगा वो H+ को विस्थापित कर देगी, H+। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, आपको जस्ट बताया मैंने। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी एसिड, एसिड में क्या हो सकता है भाई? एसिड में HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, और भी कोई भी एसिड हो सकता है। और मेटल में क्या हो सकता है? जिंक, हमने उदाहरण देखा ही। ऐसे ही कॉपर हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ये सब मेटल्स हैं। ठीक है, जब कोई अम्ल किसी मेटल से क्रिया करता है तो एक लवण जो भी सॉल्ट बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिर से दे दिया उदाहरण। उदाहरण में क्या दिया है भाई? जिंक के टुकड़े लो, भूल रहे हैं, जिंक के टुकड़ा लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये तो क्षार है, सोडियम हाइड्रो, मैंने बताया था ना, क्षार मतलब क्षारक बोलते हैं इसको, एक को से तो क्षार हो गया। ठीक है, क्षारक बोल दो। ठीक है, ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, इसके साथ जिंक कब क्रिया करेगा? अम्ल के साथ तो मैंने बताया आपको हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन ये क्षार के साथ भी हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसी सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है ऐसी अभिक्रिया। जिंक है जो बना लेता है इसमें। ये दूसरा प्रोडक्ट बनता है सोडियम जिंकेट। आपको नाम याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि अगर जिंक में NaOH मिलाया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको ये 100% पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, बाकी जो आपको यहाँ पे जो भी कंपाउंड बनेगा प्लस में करके, वो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। सोडियम जिंकेट, ठीक है, इतना आपके सिलेबस में नहीं है। बस इतना भी याद रखिए कि जिंक के साथ अगर किसी धातु के साथ, किसी धातु का किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर किसी भी क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि दो चीजें एक्सपेरिमेंट में दे रखी हैं। पहला दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है Na2CO3। फिर दूसरा देखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है मीठा सोडा, मैंने आपको बताया, मीठा सोडा बोलते हैं घर में, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये दही बड़ा जलेबी यही सब में यूज होता है। ठीक है, घर पे। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों को अलग अलग परख नली में लीजिए। सोडियम यहाँ पे कार्बोनेट ले रखा है, कार्बोनेट में यहाँ पे तनु
हाइड्रोक्लोरिक सोडियम, देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन समझते हैं ना धीरे धीरे समझते हैं। रिएक्शन में दे रखा है कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, HCl इसमें मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया, यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे गैस कौन सी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। यही बस याद रखना है आपको कि सोडियम कार्बोनेट में HCl मिलाने से गैस कौन सी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी तो जो बना है वो तो आप बना ही देंगे, लेकिन गैस जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देख लो गैस निकली है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एक नली में पास करके यहाँ पे आगे भी कुछ किया गया है, और आगे देखते हैं क्या किया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से पास किया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना का चूना बोलते हैं ना, चूना, बुझा हुआ चूना, चूना। हम्म, तो ये चूना बोलते हैं। अब ये देखो रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, रिएक्शन क्या दे रखी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 मिलाया गया इसमें, CO2 जो गैस निकली थी उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में पास किया गया, तो पास करते ही यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको ये होता है जो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, पाउडर के रूप में होता है, ये सफेद कलर का, ये मतलब आपको सफेद पाउडर मिल जाएगा जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को CaOH होल ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, चूना पानी में मिलाएंगे, आप अवक्षेप को PPT से भी लिखते हैं। लेकिन कोई बदमाश लड़का है, बहुत जिद्दी हो गया, उसने वो क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में मिलाता गया, भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जा रही है, आपने CaCO3 बना लिया, इसके बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो ये CaCO3 जो रहेगा, जो मतलब आपने अभी देखा प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का, ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, जो कि जल में घुलनशील होता है, वो घुल जाएगा, ठीक है, दूध की तरह हो जाएगा, मतलब सफेद कलर का होता ही है, तो घुल जाएगा तो दूध की तरह हो जाएगा। ऐसे ही अब आपने लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं हिंदी में, चौक, खड़िया, पहले यूज करते थे पढ़ाई में ना, स्लेट पे लिखते थे, अब तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, ठीक है, संगमरमर, मार्बल्स, मार्बल्स, तो ये सारी जो चीजें होती है, मार्बल्स, संगमरमर या लाइमस्टोन या फिर चौक, तो ये सारी चीजें होती हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग प्रकार हैं, ठोस पत्थर, मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो एक एक कीड़ा होता है समुद्र में मिलता है, उसके कीड़े के ऊपर एक लेयर जम जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो पत्थर की तरह, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला इतना कुछ करने का? निष्कर्ष ये निकला कि धातु कार्बोनेट, पेन चेंज कर लूं एक बार, ये कर लेते हैं, ठीक है। धातु कार्बोनेट जो होता है, ये अम्ल के साथ, धातु कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, अम्ल के साथ अगर क्रिया करेगा तो भाई ये चीज पक्का है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, साथ में लवण और जल बनेंगे, ये तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई भी कार्बोनेट, जैसे अपनी हमने यहाँ पे देखा कैल्शियम कार्बोनेट देखा, या फिर कोई और कार्बोनेट हो, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो, कोई भी कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट हो, अगर अम्ल के साथ अपक्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि धातु कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के अम्ल से अपक्रिया करने पे कौन सी गैस का निर्माण होता है, कौन सी गैस का निर्माण होता है, तो क्या बोलेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षार है, OH मिला तो क्षार है, इसमें क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक काम करिए ना, आप एक डिब्बा लीजिए, बीकर, ठीक है, इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बोलता है, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं इसको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, बहुत ही क्षार भी होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्षार होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 2-3 बूंदे फिनाइलफ्थलीन के मिलाते हैं। अब क्षार में फिनाइलफ्थलीन मिलाएंगे तो किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, पिंक कलर का हो जाएगा। अब इसमें जैसे ही पिंक कलर का हो गया, इसमें क्षार मिलाते ही एक पूरा विलेन किस कलर का हो गया, पिंक कलर का। लेकिन अब इसमें आप HCl मिलाना शुरू कीजिए। अब इसका पीएच क्या होगा, HCl अम्ल है, तो अगर क्षार में अम्ल मिलाएंगे तो पीएच 14 था, कम होके 13 होगा, 12 होगा, मिलाते जाइए, आप मिलाते जाइए HCl, कम होके कभी ना कभी तो 7 भी आएगा, जैसे ही 7 आएगा न्यूट्रल हो जाएगा, फिर 6 आएगा, 6 आते ही विलेन क्या हो गया, अम्लीय हो गया। जैसे ही विलेन अम्लीय होगा, फिर फिनोल्फ्थलीन पहले से पड़ा हुआ है, तो इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, कलर गायब।
अब फिर से आप बोल रहे हैं NaOH मिलाओ, जैसे NaOH फिर से मिलाओगे तो फिर से कलर आपका क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है क्यों होता है, क्योंकि विलेन का पीएच चेंज होकर फिर से क्या हो जाता है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 फिर से बढ़ने लगता है। तो समरी क्या है, कहने का मतलब क्या है, आपको शॉर्ट में बताता हूँ। कहने का मतलब ये है कि NaOH होता है क्षारीय, पीएच कितना होता है, पीएच होता है 7 से ज्यादा। HCl जो होता है वो होता है अम्लीय, पीएच कितना होता है, 7 से कम, <<7। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ पे जर्नी करते हैं तो यहाँ पे जो बोलता है वो पिंक कलर का देता है, और यहाँ पे वही चीज क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। वो बताया ना, एसिड है, ये क्या है, एसिड, एसिड में अगर फिनोप्थलीन की बूंदें मिलाएंगे तो एसिड में क्या देता है, कलरलेस, रंग गायब हो जाता है। और ये है बेस, NaOH, बेस मतलब क्षार, तो क्षार में मिलाते हैं तो NaOH तो क्या कहता है, यहाँ पे पिंक कलर का। समझ में आ गया होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, इस अपक्रिया को बोलते हैं टाइट्रेशन, जो कि सिलेबस में है नहीं, ये आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, 11th 12th में। ठीक है, और टाइट्रेशन एक्चुअली उसमें लैब में भी कराया जाता है, लैब में बहुत मजा आता है टाइट्रेशन करने में। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, अम्ल द्वारा क्षारक, अब टाइट्रेशन में करते क्या है, ये चलो एक रिएक्शन दे रखा है उदासीन अपक्रिया, यही यही चीज टाइट्रेशन में करते हैं, ये चीज। इसमें क्या होता है, आप एक बीकर में NaOH ले लेते हैं, उसमें फिर HCl की एक एक बूंद मिलाना शुरू करते हैं, जैसे मिलाते रहते हैं तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है, और एक, जैसे आपने एक चीज सुना होगा ना, लोहा लोहे को काटता है, इस टाइप से ऐसी कहावत सुनी होगी ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर NaOH जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें क्या हुआ, आपने मिलाया HCl जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो बहुत जो दो बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें हैं ना, मिलाने से क्या होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं, कट पिट के बचता क्या है, कुछ नहीं बचता, सॉल्ट बचता है। ठीक है, जैसे ये दोनों मिलेंगे तो कट पिट के क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। इनका पीएच लगभग 7 के बराबर होता है, ये अप्रोक्सीमेट 7 होता है, तो पीएच 7 हो जाता है, ना अम्ल रह जाता है ना क्षार रह जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं, जब कोई बेस कोई एसिड से रिएक्शन करता है और वो सॉल्ट या फिर सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज कर देता है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये देखो रिएक्शन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एक क्षार एक अम्ल दोनों मिलके एक एसिड, सॉरी एक सॉल्ट और एक वाटर, दो बनाते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि अम्लों के, अब अच्छा आपको धात्विक ऑक्साइड पता है ना, मेटल ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्साइड मिल गया, जैसे कॉपर एक मेटल है, ऑक्साइड हो गया, जिंक एक मेटल है, जिंक ऑक्साइड, ये सारे मेटल ऑक्साइड बोलते हैं इनको। मेटल को M से लिख देते हैं और ऑक्साइड को O से, ये बनता है मेटल ऑक्साइड। ये बोल रहा है कि मेटल ऑक्साइड अगर कोई लो और इसमें अगर HCl डालो तो क्या होगा, क्या होगा भाई, आगे चल के देखते हैं क्या होगा। उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड, इसमें HCl मिला दिया तो CaCl2 बन गया यहाँ पे, सॉल्ट, CaCl2 क्या है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। इसमें क्या होता है, जो CaCl2 का कलर होता है ना, वो ब्लू ग्रीनिश होता है, ब्लू ब्लू ग्रीन कलर का होता है, नील हरित कलर का होता है। इसमें कॉपर ऑक्साइड, अब इसका मतलब यह है कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, घुल गया, CaCl2 बन गया, कॉपर ऑक्साइड घुल गया। और विलेन का कलर कैसा रहता है, नील हरित, नील हरित इसके प्रेजेंस से होता है, जब नील नील हरित मतलब ब्लू ग्रीन जब हो जाए तो इसका मतलब कि CaCl2 विलेन में उपस्थित है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अब इसका कहने का यह मतलब है कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड, वो भी मेटल ऑक्साइड अगर अम्ल से अपक्रिया करता है तो ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। जैसे कोई बेस किसी एसिड से अपक्रिया करता है तो वो भी क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। अभी तो देखा था, बेसिक और एसिड ये दोनों आपस में कट मर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही धातु ऑक्साइड अगर किसी अम्ल से, अब देखो अम्ल यहाँ भी है, अम्ल यहाँ भी कॉमन हो गया, तो हम ये चीज कह सकते हैं ना कि धातु ऑक्साइड जो होता है उसका बिहेवियर बेस की तरह ही होता है। ठीक है, तो
इसीलिए जो धात्विक ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, एमओ धात्विक ऑक्साइड, इनको बोलते हैं क्षारकीय ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड। क्यों बोलते हैं आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि इनका जो रिएक्शन होता है वो एकदम वैसे ही होता है जैसे कि बेस और एसिड का रिएक्शन था। बेस और एसिड का जैसे रिएक्शन होता है वैसे ही धातु ऑक्साइड और एसिड का होता है। और एसिड दोनों तरफ है तो इसीलिए धातु ऑक्साइड का बिहेवियर वो होता है बेस की तरह होता है, इसलिए इसको बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। अधात्विक ऑक्साइड क्या होती है? नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे CO2 भी है, अधात्विक ऑक्साइड है। ठीक है। अब यहाँ पे एक देखो उदाहरण दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 की अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? एक बेस है, क्षारक। बताया था ना, OH जो लगे हो, टू यहाँ पे नहीं आएगा, टू यहाँ पे आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये OH लगा हो, OH जैसे ही लगा हो तो क्या होता है? बेस, क्षार। इसके मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड, CO2 क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो इसमें बनेगा CaCO3 जो कि एक साल्ट होता है, और वाटर। ठीक है। अब धात्विक अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो, यहाँ भी क्षार है। अब क्षार और अम्ल का अभिक्रिया कराए थे, तो अब क्षार क्षार कॉमन हो गया, तो CO2 क्या हो गया? मेटल। जो अधात्विक ऑक्साइड है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो क्या समझे आप? क्या समझे, देखते हैं, समरी देखते हैं। समरी ये है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका बिहेवियर, मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका बिहेवियर जो होता है वो बेसिक होता है, इसीलिए इनको बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका बिहेवियर, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनका बिहेवियर होता है एसिडिक, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अम्लीय प्रकृति के बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई? ठीक। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपने घर में देखा होगा, घर में सुना होगा, मम्मी बोलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन हमें बताती नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। बोलती ये रहती हैं कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही नहीं रखते, दही या कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? मम्मी ने कभी बताया नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो पीतल या तांबा होता है ये धातु है, आपको पता ही होगा, पीतल और तांबा धातु है, मेटल है। ठीक है। अम्ल, अब ये दही या खट्टे पदार्थ में अम्लीय होते हैं, और अम्ल और धातु से दुश्मनी होती है, ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं तुरंत, जैसे ही मिला रिएक्शन कर लिया। रिएक्शन करके आपको क्या बना दिया? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। गैस तो उड़ गई निकल के, सॉल्ट मतलब राख। जैसे नमक होता है, नमक की तरह राख मिल गया। अब आपको जैसे ही बर्तन, तांबा गायब हो गया, तांबे में दही रखा आपने, तांबा ही गायब हो गया। तो इसमें अब आपका बर्तन तो खत्म हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या करते हैं, तांबे और पीतल के बर्तन में, तांबा मतलब कॉपर, ठीक है, और पीतल ब्रास को बोलते हैं। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, शायद 11th में है। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, जैसे मैंने बताया ना, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। आपने उदाहरण भी पिछली क्लास में देखे थे हम, अभी इस क्लास में भी आज अभी अभी देखे हैं। जिंक और कोई भी एसिड, धातु और कोई भी एसिड अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कौन सी गैस निकलती है उसमें? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। और एक उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण यही उदाहरण दे देना। ठीक है। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? आज ही बताया था, वो याद है? पटाखे फूट रहे थे अभी। हाइड्रोजन गैस का बुलबुले साबुन में पास किया, पटाखे फूट रहे हैं मोमबत्ती ले जाने पे। इसको इसीलिए बोल रहे, यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि छात्र स्वयं करें इस क्वेश्चन का आंसर, अभी अभी बताया। अगला क्वेश्चन जो पॉइंट 3 है, इसमें कोई भी धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कोई भी धातु यौगिक ए, जो हमें नहीं दिया है, पता नहीं है क्या है ये हाइड्रोक्लोरिक के साथ, अब यहाँ पे मैंने अभिक्रिया ले रखी है, अभी मान के चलिए आपको ये CaCO3 नहीं पता, हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करके बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, मतलब कोई गैस निकल रही है। अब ये गैस कैसी है कि जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। कौन सी गैस ऐसी है भाई जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? अभी बताया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायता नहीं करती, तो ये बुझ जाती है मोमबत्ती। अब इसमें ये भी दे रखा है कि एक कंपाउंड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये दे रखा है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो ए कंपाउंड होगा, वो ये कंपाउंड और कुछ नहीं बल्कि CaCO3 होगा, और वाटर तो निकलेगा। अब आपको मैं इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। CaCO2 जो होता है फायर
एक्सटिंग्विशर का नाम आपने सुना है? अग्निशामक यंत्र नहीं सुना तो आप देखे होंगे, बहुत सारी बिल्डिंग में या फिर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाल कलर का एक छोटा सा सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, दो 1-1.5 फीट का। ये लाल कलर का सिलेंडर में यहाँ पे एक से पकड़ने वाला लगा रहता है, इसको आप दबाएंगे तो यहाँ से एक पाइप लगी होती है, इसमें से गैस निकलेगी। इसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। आग बुझाने के लिए काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसमें जो CO2 गैस भरी होती है, CO2 बहुत ही प्रेशर डाल के, दबाव डाल के भरते हैं, तो इसलिए पाउडर के फॉर्म में भरी होती है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये आप इसको निकालेंगे भी तो एकदम सफेद सफेद से ऐसे पाउडर निकलेगा। ठीक है, कभी देखना आप, इसको अगर मौका मिले तो चेक करना। अब अगला पॉइंट ये है कि हमने ये चीजें देख ली, बस इसको मिटा देता हूं। अगला पॉइंट इसमें यह है कि सभी अम्लों और क्षारकों में समानताएं क्या हैं? भाई, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो सारे अम्ल और सारे क्षार में हो। यहाँ पे दे रखा है सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जैसे धातु के साथ अपक्रिया करने पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। मैंने बताया सभी अम्लों की विशेषता क्या होती है। अम्ल, तो धातु अगर कोई है उसमें अम्ल अपक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन गैस। आपको बता दिया, जैसे उदाहरण देख लो, जिंक प्लस HCl, ये तो याद ही कर लो, जिंक प्लस HCl। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तो होता ही है। और मैंने ये भी बताया था कि अम्ल को जैसे ही पानी में डालो H+ आयन दे देता है, और अम्ल को और क्षार को जैसे ही पानी में डालो तो OH- आयन दे देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, सभी अम्लों में, सभी क्षारों में हाइड्रोक्साइड होता है। तो क्या जितने, अब इसका उल्टा देख लो, उल्टा क्या होता है कि क्या हाइड्रोजन है तो इसका मतलब कि ये अम्लीय होगा? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कि कोई भी अम्ल हो पानी में डालने से H+ आयन देता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि जिसमें भी आपको हाइड्रोजन जहां पे दिख जाए इसका मतलब वो अम्लीय होगा? है ना, वैसे तो OH में भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अलग बात है। अब आगे देखते हैं कि ये गलत है, कैसे देखेंगे। आगे ये देखते हैं कि आप ग्लूकोज लीजिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। एल्कोहल, एल्कोहल में बहुत सारे एल्कोहल होते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ, C3OH, इसको मिथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या फॉर्मूला होता है? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सारे विलेन लेते हैं। हमने क्या क्या लिया? ग्लूकोज, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल बोलते हैं इसको, HCl और H2SO4। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक प्रयोग दे रखा है। प्रयोग ये दे रखा है कि आप डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड अम्लीय विलेन लीजिए। ठीक है, H2SO4 और HCl का, और इसमें आप करंट दौड़ाइए। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है ना, इसमें स्विच लगा है, बल्ब लगा है, यहाँ पे करंट दौड़ाइए। तो करंट दौड़ाइए तो अगर देखो यहाँ पे अब पानी है, पानी में जब तक आयन नहीं होंगे तब तक करंट जाएगा नहीं। अब HCl तो H+ आयन दे देता है, H2SO4 भी H+ आयन दे देगा। ठीक है, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ पे देखो, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, करंट दौड़ती है। क्या होता है? करंट दौड़ती है। करंट कब दौड़ेगी? इसका मतलब क्या है? आयन उपस्थित है, आयन उपस्थित है। भाई जब आयन होंगे, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, आयन, जब आयन होंगे, आयन की उपस्थिति में ही करंट दौड़ सकती है। ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता। इसका मतलब इसमें आयन नहीं निकलते, पानी में डाल के आयन नहीं निकलते। तो आयन नहीं निकलते इसका मतलब क्या है? इसमें H+ आयन नहीं होते, इसलिए इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे देखो दे रखा है, अम्लों में धनायन तथा ऋणायन, जैसे HCl। मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ, HCl जो होता है, HCl में H+ है और Cl- है। HNO3 में क्या है?
H प्लस है और NO3 माइनस है। सब में देखिए H प्लस है, H प्लस है। जैसे H प्लस मिला हमें क्या कह दिया, इसको एसिड कह दिया। ऐसे ही CH3COOH है, ठीक है, ये एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। इसमें भी क्या है, CH3, इसमें भी H प्लस है, H प्लस है और CH3COO माइनस। अब ऐसे ही H2SO4 में क्या है, H2SO4 में क्या है, H प्लस है और SO4 माइनस है, ठीक है। तो सब में H प्लस नहीं, H प्लस निकल रहा है, ये सब क्या है, एसिड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जलीय विलयन में। अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का होता क्या है, एसिड और बेस अगर पानी में मिला दे तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको घर पे तो ऐसा आपको मिलेगा नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, लेकिन मिले भी तो ये करना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। अब आपको बताता हूँ कैसे। ये उदाहरण देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, HCl गैस का निर्माण। HCl गैस का निर्माण कैसे होता है, इसमें क्या कर रखा है कि सोडियम क्लोराइड ले रखा है, NaCl, जो नमक होता है अपना, और H2SO4, ये तो सॉल्ट है, नमक है, यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। H2SO4 के ड्रॉप, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। थ्री इडियट में एक गाना है, थ्री इडियट, अगर आपने मूवी देखी हो, उसमें गाने का नाम है गिव मी सम सनशाइन, ठीक है। इसमें एक लाइन है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरी जिंदगी जला डाला, पूरी जिंदगी जला डाला, ठीक है। अगर आपने फिल्म देखी होगी या गाना सुना होगा तो ये आपने देखा होगा। ऐसा क्यों बोला गया, वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज पे ही ये पूरी मूवी बेस्ड है, इसमें हम लोग ये करते रहते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, ये H2SO4 के साथ। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ये बहुत ही खतरनाक होता है, अभी आगे हम देखेंगे इसके बारे में। लेकिन अब जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर डालते हैं ना सोडियम क्लोराइड में, तो इसमें होता क्या है, अब इसमें देखो, यहाँ पे दे रखा है कि निकास नली से यहाँ पे आर्द्र लिटमस और शुष्क लिटमस, एक नम लिटमस और एक शुष्क लिटमस, दो यूज करते हैं लिटमस पेपर, ठीक है। एक शुष्क HCl गैस और HCl विलेन, इन दोनों में से क्या निकलता है, आगे इसको देखेंगे क्या निकलता है, ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। HCl में जल की उपस्थिति, HCl और वाटर में जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। और जल की अनुपस्थिति में, अगर जल नहीं होता, पानी जैसे शुष्क लेते हैं, शुष्क में क्या पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो शुष्क में अगर पानी नहीं है तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे, अलग नहीं होंगे, तो इसमें करंट नहीं दौड़ेगी। शुष्क में, पानी में क्या होगा, पानी जैसे ही आएगा तो इसमें HCl पानी के साथ क्रिया करके H प्लस एक्वस बनाता है, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते इनको। ये H प्लस, देखो H प्लस एक्वस क्या होता है, H प्लस एक्वस होता है H प्लस प्लस पानी। देखो H प्लस अगर AQ लिख देते हैं ना, एक्वस का मतलब ही होता है पानी, इसका मतलब क्या होता है, H प्लस पानी में रखा हुआ है, H प्लस प्लस वाटर, और ये मिलकर बनाता है H3। देखो दो H पहले से है और एक H और आ गया तो H3O, और इन दोनों पे चार्ज क्या है, +1, तो प्लस H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोनियम आयन। या तो H प्लस भी एक्वस लिख दो या हाइड्रोनियम आयन लिख दो, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में डाला, Na प्लस प्लस OH माइनस हो गया, KOH डाला, OH माइनस निकला है, MgOH डाला, OH माइनस निकला है। तो जैसे ही कोई भी यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड डालेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड MOH कोई भी डालेंगे तो यहाँ पे OH माइनस आएगा, आयन आएगा, ठीक है। तो क्षारक जल में OH माइनस देता है, और जल में घुलनशील अगर क्षारक हो, कोई बेस हो जो घुलनशील हो, उसको क्षार बोलते हैं, जो मैं अभी तक बोलता आया हूँ ना, क्षार क्षार। तो अगर ये घुलनशील है तभी इसको क्षार बोलते हैं, घुलनशील नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं, ठीक। अब क्षारक की कोई करेक्टरिस्टिक होती है क्षार की,
इनका स्पर्श जो होता है वो साबुन की तरह होता है, स्वाद कड़वा होता है, मैंने आपको बताया। और प्रकृति क्या होती है, संचारक की प्रकृति होती है। ठीक है, इनको इनको छूना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। अब आपको मैं भी दिखाऊंगा कितना हानिकारक हो सकते हैं, आपको भी मजाक लग रहा होगा, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना, H+ और OH- मिलकर पानी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अपक्रिया लिख रखी है कि HCl ले लो जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH ले लो, सॉरी HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH ले लो जो स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें, ठीक है, एक सेकेंड। इसमें क्या होता है कि HCl का जो Cl है और NaOH का Na है, ये दोनों मिलके NaCl बना लेते हैं, और H और OH मिलके यहाँ पे पानी बना लेते हैं। H और OH देखो, H+ और OH- मिलके क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। तो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने HCl लिखा, आपने NaOH लिखा, ठीक है, और HCl NaOH का अगर प्रोडक्ट बनाना है, NaCl को एक तरफ लिख दो, और जो बचा वो HOH या H2O लिख दो। HOH मतलब क्या है, H2O। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पानी लो, अगला क्रियाकलाप क्या है, एक्सपेरिमेंट, पानी लो और इसमें H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड वाला मिला लो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने जिंदगी जला डाला, तो वो वाला H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर आपने पानी में H2SO4 मिला दिया तो क्या होगा। ये बोलता है कि अब मैं बताता हूँ क्या होगा, एक्चुअली मैंने करके देखा है। क्या होगा कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ही ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा शोषी है। आप अगर पानी में डाल दिए ना तो ये पानी उबलने लगेगा, 2-4 बूंद पानी से ही पानी उबलने लगेगा, इतना ज्यादा इसमें टेम्परेचर निकलता है, ऊष्मा निकलती है इतना ज्यादा, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी डालेंगे ना तो भी ये एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ये पानी बॉयल होने लगता है। आप आपको H2SO4 वैसे दिया नहीं जाता क्योंकि हरकतें पता है, आप ये सब पढ़ते रहते हैं। लैब में गए तो आपने लैब में एक्सपेरिमेंट करना है, इसीलिए लैब में रखा ही नहीं जाता। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बहुत ही मुश्किल पे मिलता है, लैब में उसको डाइल्यूटेड रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या है ये डाइल्यूटेड और तनु, तो अब वो टाइम आ गया है दोनों में डिफरेंस करने का। ठीक है, अब अब विलेन जो होता है सॉल्यूशन, वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है विलेन, एक होता है डाइल्यूटेड तनु। तनु का मतलब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें आधा किलो चीनी मिला दी, क्या पानी मीठा हो जाएगा? भाई 1 लीटर पानी में आपने आधा किलो चीनी मिला दिया, बहुत मीठा हो जाएगा। तो वो जो बहुत मीठा होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो। लेकिन आप क्या कीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, तो भी हो सकता है मीठा हो जाए। आप एक काम करिए, 10 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो इस ये समझना है, डाइल्यूटेड मतलब पानी बहुत ज्यादा है, एसिड बहुत कम है, या बेस बहुत कम है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पानी की तुलना में बेस बहुत ज्यादा है, 1 लीटर पानी में आधा किलो चीनी है। ठीक है, इस टाइप से। अब आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, खेलना मना है इसमें, क्योंकि ये रिस्की है, बहुत रिस्की है। आपको यहाँ पे देखो, ये दिखा रखा है कि जब अम्ल या क्षार के जो बर्तन होते हैं ना, जिसमें ये रखा जाता है, अम्ल और क्षार जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला है, मैं बता रहा हूँ, पहले लैब में आपको मिलेगा नहीं इतनी जल्दी, लेकिन इस पे ये निशान बना रहता है। ये निशान आपको दिख रहा है, ये निशान का मतलब देखो कि अगर ये मेटल पे भी पड़ेगा तो भी उसमें गड्ढा कर देगा। हाथ में देखो गड्ढा है यहाँ पे, हाथ में पड़ते ही क्या कर देगा, छेद कर देगा, आपकी सारी उंगलियां कट के गिर जाएंगी। फिर एक बूंद पड़ने से, सिर्फ एक बूंद पड़ने से आपके यहाँ पे पूरी उंगलियां कट के गिर जाएंगी। ये मेटल मतलब लोहे पे अगर डाल दो तो लोहा को भी पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ठीक है मजदूरों का हाथ है, ये मजदूरों का हाथ नहीं, वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। ठीक है, जो लोहा को उसका आकार क्या उसको पिघला के उसको मतलब खत्म ही कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जल में अम्ल या क्षारक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, आपको बताया हाईली एक्सोथर्मिक। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए, मैंने आपको बताया ही। ठीक है, अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। मतलब क्या होगा कि आप पानी में अगर मिला रहे हैं, उल्टा नहीं कर सकते आप,
एसिड को, एसिड अगर यहाँ पे रखा हुआ है, पानी मिला दिया तो ये विस्फोट ही होगा। ठीक है, लेकिन अब पानी रखिए यहाँ पे, एसिड के एक एक बूंद मिलाते जाइए और ये पानी को हिलाते जाइए। अगर आपने ये लैब में अगर करना होगा, ये मैंने किया है लैब में, आप 10th 11th में 11 12th में करेंगे आपको इसको, तो पानी को लगातार ये हिलाते रहना चाहिए कि एक बूंद ये है पानी में मिलता रहे, एक एक बूंद मिलाते रहिए, हिलाते रहिए। ठीक है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रित अपस्फलित कर बाहर आ सकता है, तो ये उछल के जंप करके बाहर भी आ सकता है, इसलिए बच के रहना चाहिए। हो सकता है ग्लास टूट जाए जिसमें रखा हुआ है, ये इतना गर्म हो जाए कि टूट ही जाए, पानी उबलने लगता है एक एक बूंद मिलाने से। मैं कोई 1 लीटर 2 लीटर मिलाने के लिए नहीं बोल रहा है, एक बूंद मिलाने से। इसीलिए क्या होता है, बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, खुद से नहीं करना। अब यहाँ पे देखते हैं, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर सांद्रता जो होती है उसमें प्रति इकाई में आते हैं। इसको तनुकरण, तनुकरण मैंने बोला ना कि जो इनकी प्रति इकाई सांद्रता है, प्रति इकाई आयतन सांद्रता है, वो क्या होती है, कम होती जाती है, मैंने बताया। अब इसको कैसे आप समझ सकते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या है, आपके घर मेहमान आए, मम्मी ने शरबत बनाया। ठीक है, मम्मी ने शरबत बनाया, आपको शरबत बढ़िया सा मस्त मीठा लग रहा है। आप क्या करिए, 1 गिलास शरबत लीजिए और उसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए। ठीक है, 1 गिलास शरबत लिया, मस्त मीठा था, आपने 1 गिलास पानी डाल दिया, तो ये शरबत क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। शरबत में मिठास ही नहीं रह जाएगी ना, क्योंकि वही होगा, ऊँट के मुंह में जीरा, आपने कहावत सुनी होगी ना, ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब यही है कि ये 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाल रखी है, तो उसमें क्या ही होगा, इसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन इसी को बोलते हैं, डाइल्यूशन या तनुकरण। ठीक है, इसको लैब में करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि HCl या HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक अम्लीयता, अच्छा क्यों प्रदर्शित करते हैं, HCl और HNO3 अम्लीय विलयन क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं कर पाते। इसका कारण है कि ये आयोनाइजेशन हो जाता है, मतलब इसमें जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन दे देते हैं। ठीक है, इसको एसिडिक करेक्टर बोलते हैं, एसिडिक करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन लेकिन अल्कोहल जो होता है और ग्लूकोज होते हैं, ये आयन नहीं दे नहीं दे पाते, इसलिए अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, मैंने बताया H+ आयन, आयन की वजह से, H+ आयन की वजह से विद्युत का चालन होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पात्र के रंग को क्यों नहीं बदल पाती, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में आयोनाइजेशन ही नहीं हो पाता, आयनीकरण ही नहीं हो पाता, इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिटमस के रंग को नहीं बदल पाती। ठीक है, आयोनाइजेशन ही नहीं होगा तो भाई एसिड का है, कब बेस का है। ठीक है, आयोनाइजेशन H+ आयन तो निकलना चाहिए ना, HCl ही रहेगा, HCl में आयन ही निकलेगा, तो पानी में डालोगे तब तो H+ निकलेगा ना, शुष्क में कहाँ से निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, चौथा है, अम्ल को तनुकृत करते समय ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है, यह मैंने आपको, क्योंकि अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, और यहाँ से मैंने आपको ये तीर, तीर आपको दिख रही होगी, तीर मैंने बना रखा है ऊपर यहाँ पे, ये जो लिख रखा है ना, यही इसका आंसर। तो पांचवा देखते हैं, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय H+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो तनुकृत करते समय मैंने आपको यहाँ पे बता भी रखा है कि शरबत लीजिए, बढ़िया मीठा था, तो तनुकृत करने के लिए 1 लीटर पानी डाल दीजिए, तो मिठास कम हो जाएगी। तो मतलब क्या होगा, तो उसका जो H+ की सांद्रता को, H+ की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब OH- है, OH- में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड के अधिक क्षारक, अब हाइड्रोजन ऑक्साइड में मतलब, अब मान लो एक यही यही चीज है, शरबत लिया यहाँ पे, बढ़िया मस्त मीठा था, H+ पर्याप्त, OH- यहाँ पे पर्याप्त था, आपने क्या किया, इसमें चीनी मिला दिया 1 चम्मच। ठीक है, और चीनी मिला दिया, और चीनी मिला दिया, तो OH- की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ता जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता बढ़ती जाएगी, सांद्रता सांद्रता मतलब बढ़ती जाएगी, तो pH बढ़ता जाएगा। ठीक है, 14 13 14 बढ़ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में हम और पढ़ेंगे आगे इसके। ओके।